टू क्लॉज 31 कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में हमने बात करी कि इंक्लूड्स वर्ड यूज करा गया है, तो इंक्लूड्स का मतलब जो है नॉट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, राइट। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है जो ये जो हम क्लॉजेस डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी जो है कंसिडरेशन का पार्ट हो सकता है। कंसिडरेशन मतलब कोई चीज सप्लाई करी और उसकी जो वैल्यू ली, उसके जो दाम लिया, उसको क्या कहेंगे, कंसिडरेशन। तो ये जो हम ले रहे हैं इन केसेस में, वो तो कंसिडरेशन है ही है, इसके अलावा और भी कोई केसेस हो सकता है जिसको हम कंसिडरेशन मान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली वाली बात करता है एनी पेमेंट, एनी पेमेंट मेड और वेदर इन मनी और अदरवाइज। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, चाहे वो उस टाइम पे पेमेंट आ रही है, चाहे वो उधार पे माल बेच रहा है, राइट। पेमेंट लेकिन मतलब अमाउंट डिसाइड हो जाना, वेदर इन मनी और अदरवाइज। अदरवाइज मतलब एक अमाउंट, एक चीज दी दूसरी चीज ले ली, बार्टर सिस्टम होता था ना, कि एक आइटम लिया दूसरी आइटम ले ली। तो ऐसे केसेस में अगर जो वो एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको भी जो है कह दिया जाएगा कि वो भी कंसिडरेशन है। एक बंदे के पास मोबाइल था, उसको मोबाइल की जरूरत नहीं थी, उसके पास एक्स्ट्रा मोबाइल था। एक बंदे के पास प्रिंटर एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने एक कंसिडरेशन, उन्होंने डिसाइड किया कि आपस में हम दोनों ये जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया, वो उनकी जो एक्सचेंज, वो जो है कंसिडरेशन हो गई। उसने जो है, जिसको प्रिंटर चाहिए था, उसने प्रिंटर के लिए मोबाइल दे दिया एज अ कंसिडरेशन, और जिसके लिए मोबाइल, जिसके पास एक्सेस था, उसने मतलब एक दूसरे को जो है जो दिया, वो उसकी कंसिडरेशन हो गई। मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अदरवाइज में क्या आएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज आल्सो अ कंसिडरेशन। जैसे बार्टर सिस्टम में होता था, एक चीज दी एक चीज ले ली, तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट हो जाता है। तो साथ में यहाँ पे क्या आता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, in respect of, in response to, or for indulgence of supply of goods or service, whether by the recipient or by any other person। चाहे वो whether by the recipient, जो पेमेंट जा रही, जो हम दे रहे हैं, वो चाहे रेसिपिएंट जिसको अमाउंट, जिसको वो रिसीव हो रहा है, चाहे वो पैसा दे रहा है या कोई और पैसा दे रहा है, कोई और पैसा दे रहा है, तो भी जो है वो कंसिडरेशन का पार्ट हो गया। बट शेल नॉट इंक्लूड, यार जो रेड मार्क में है ये हमें देखना है, नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। जिसको हम सीधा गवर्नमेंट कह सकते हैं, दोनों गवर्नमेंट लिखा है लेकिन गवर्नमेंट कह देते हैं टर्म याद करने के लिए। नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। मान लेते हैं हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, कोई किसी ने कोई मशीनरी लगाई, या आप कहें किसी ने कोई ये एग्जांपल लेते हैं, कोई किसी ने कोई वैक्सीनेशन बनाने के लिए कोई जो है इक्विपमेंट लगाया। तो गवर्नमेंट उस इक्विपमेंट का, मान लेते हैं ये वो जो है 10 लाख की मशीनरी है, उसमें जो है गवर्नमेंट ने उसको एनकरेज करने के लिए जो है 2 लाख रुपए की सब्सिडी दे दी। 2 लाख रुपए की सब्सिडी दे दी और कहा कि ठीक है, आप जो है इस बनाइए, दवाइयाँ बनाइए, कोविड की दवाइयाँ बनाओ, आपको जो है इसमें सब्सिडी दी जाएगी। 8 लाख रुपए की ही आपको ये मशीन जो है मिल जाएगी। 2 लाख रुपए जो है सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, राइट। तो ऐसे केसेस में जो वैल्यू होगी, जो कंसिडरेशन होगी, तो वो कितनी बन जाएगी, 8 लाख रुपए नेट बन जाएगी। तो ये जो 2 लाख होगा, वो जो है कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे केसेस में हमने एग्जाम्पल लिया कि जहाँ पे हमें कोई गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे देती है, तो हमें ध्यान रखना है ये सब्सिडी गवर्नमेंट की सब्सिडी होनी चाहिए। गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है, तो ऐसे केस में वो जो सब्सिडी है, वो वैल्यू का पार्ट, वो कंसिडरेशन का पार्ट जो है वो नहीं बनेगा, वो एक्सक्लूड है। बाकी अदरवाइज जो उनसे भी मनी, अगर हम मनी फॉर्म में ले रहे हैं, वो भी कंसिडरेशन रहेगा, या हम कोई एक्सचेंज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं जहाँ पे तो वो सारी चीजें भी कंसिडरेशन का पार्ट रहेगा। सेकंड में कहता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट फॉर और फॉरबेरेंस। मॉनेटरी वैल्यू, एक बंदे ने मान लो कोई कोई या ऐसा कह दे हम, कोई एक नई कंपनी आती है, टेलीकम्युनिकेशन की एक नई कंपनी आ गई, मान लो कोई कोई नया, कोई भी एग्जांपल ले लो। कोई एक कंपनी आ गई, ए नाम से एक कंपनी आ गई, वो अपनी जो है नेटवर्किंग अब लॉन्च कर रही है। तो अब ये नेटवर्किंग अपना वो सिम कार्ड बेचेगी, सब कुछ बेचेगी, अपना कस्टमर बेस बनाएगी। जैसे जियो स्टार्टिंग में आई थी, तो जियो ने अपने कस्टमर बनाने के चक्कर में जो है बहुत कुछ फ्री दिया। तो ऐसे में किसके लिए दिक्कत हो जाती है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इन सब के लिए दिक्कत हो गई जब जियो आया। तो ये ऐसे केस में क्या होता है कि जो नई कंपनी इस तरीके का प्रस्ताव लाती है, पुरानी कंपनी को लॉस होगा, और पुरानी कंपनी को लॉस होगा। और नई कंपनी जब मार्केट में आएगी और वो नए नए ऑफर लाएगी या जो भी वो करेगी,
तो उससे पुरानी कंपनी के लिए लॉस होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार पुरानी कंपनीज जो होती हैं, कोई नई कंपनी है, जो हमने एग्जांपल लिया इसी से कोरिलेट करके चलते हैं कि हम पुरानी कंपनी, जो नई कंपनी को आने से उसको लॉस होगा, वो कहता है यार तू ऐसा कर, इसको रहने दे, तेरे को प्रॉफिट ही कमाना ना, ठीक है, तेरे को तू ये काम जो तू कर रहा है तू रहने दे, इतना तेरे को जो है हम प्रॉफिटेबिलिटी दे देंगे। उसको कुछ ना करने के, इसको कहते हैं एक्ट ऑफ फॉरबेरेंस। एक्ट ऑफ फॉरबेरेंस क्या होता है, कोई चीज ना करने के लिए अगर कोई कंसिडरेशन दी जाती है, कोई चीज ना करने के लिए कंसिडरेशन दी जाती है, तो वो जो कंसिडरेशन मिलेगी, मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी, उसको भी कंसिडरेशन में का पार्ट माना जाएगा। कुछ ना करने के लिए जियो कहेंगे यार तू रहने दे, तू रहने दे, वैसे ही तू आएगा फिर हमारे बैंड बजाएगा, तू ऐसा कर, तू रहने दे, हमें करने दे अपने आप, तेरे को ये पार्ट हम इतना प्रॉफिटेबिलिटी का दे देंगे। तो वहां पे जो उसको जियो को मिलेगा, वो उसको कुछ ना करने का पैसे मिल रहा है, तो वो वहां पे उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगी। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फॉर एनी एक्ट और फेयरेंस मीन्स वैल्यू रिसीव्ड फॉर नॉट टू डू एनीथिंग। कुछ ना करने के लिए जो वैल्यू मिल रही है इज आल्सो अ कंसिडरेशन, राइट। क्योंकि बड़े प्लेयर्स के लिए ये रिस्क होता है ना, एक नया प्लेयर और आएगा, क्योंकि वो कम होते हैं, एयरटेल वोडा कुछ ही कंपनीज है टेलीकॉम सेक्टर में, और नई कंपनी और आ जाएंगी तो उनके लिए जो है एक स्कोप ऑफ वर्क कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में भी ऐसा होता है, वहां पे जो है मॉनेटरी वैल्यू जो है दे सकते हैं, वहां पे वो कंसिडरेशन का पार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी वही एक्सक्लूजन है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। वहां पे भी अगर कोई ऐसे इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो वहां पे सब्सिडी को जो है अलग से एक्सक्लूड करा जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, इसकी एक्सेप्शन क्या है, अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पेमेंट मेड टू द सप्लाई। जैसे कोई बंदा रेंट पे देता है किसी को मकान, जब बंदा रेंट पे मकान देता है तो वो उससे रेंट हमेशा एडवांस में आता है, स्टार्टिंग में ही रेंट ले लेगा वो उस महीने का। उस रेंट के साथ साथ वो सिक्योरिटी भी लेता है, ठीक है। कल को जब वो खाली करके जाएगा, लास्ट में पेमेंट ना दे, कोई भी चीज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होंगे, बहुत काफी सारे उसमें जो खर्चे हो जाएंगे, उसके लिए वो एज अ सिक्योरिटी भी लेता है। तो जो सिक्योरिटी उसने ली, जो उसको लास्ट में वापस करनी है, राइट, वो एडजस्ट, अगर वो एडजस्ट हो रही है रेंट से तब तो ठीक है, बाकी बैलेंस जो बचेगा वो वापस करेगा। तो जो सिक्योरिटी है, जो उसने सिक्योरिटी ली, एग्जांपल लेके चलते हैं, उसने 10,000 रुपए रेंट फाइनल हुआ, और उसने 2 महीने की सिक्योरिटी ली, मतलब 10,000 रेंट लिया, 20,000 रुपए सिक्योरिटी। तो 10,000 रेंट जो लिया वो तो उसके लिए सप्लाई है, वो तो उसके लिए सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगेगा। जो उसने सिक्योरिटी ली, जो उसको वापस करनी है, जो उसने सिक्योरिटी ली उसको वापस करनी है, तो वो उसकी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो उसने वापस कर देनी है, राइट। लेकिन अगर वो वैल्यू, अगर वो 20,000 रुपए कल को लास्ट में लगा लो वो देता नहीं है, पैसे नहीं देता, रेंट 1-2 महीने का रेंट नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा, उस सब वो जो उसने सिक्योरिटी ली है उससे एडजस्ट करेगा। तो उस केस में जो वो सिक्योरिटी को एडजस्ट कर रहा है, 20,000 रुपए को एडजस्ट कर रहा है, तो वहां पे उस टाइम पे उसको वो सप्लाई मान लेगा, उस टाइम पे वो एज अ कंसिडरेशन हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली एज अ सिक्योरिटी, रिफंडेबल सिक्योरिटी जो वो ले रहा है, वो कंसिडरेशन नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट अ डिपॉजिट given in respect of supply shall not be considered as a security unless the supply applies such deposit as a consideration for the said supply। अनलेस, जब तक कि वो सप्लायर जो है उसको अप्लाई नहीं कर देता फॉर एडजस्टमेंट, जब तक वो उसको एडजस्ट नहीं करता तब तक वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। जब वो डिपॉजिट जो है एडजस्ट हो जाएगा, तो वो जो है कंसिडरेशन का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी दिया है, मीन्स रेंट सिक्योरिटी टेकन इज नॉट ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन अनलेस, कब तक नहीं माना जाएगा, इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट देयर सप्लाई, जब तक वो एडजस्ट नहीं, अगेंस्ट रेंट जो है वो एडजस्ट नहीं हो जाता, तब तक वो जो है कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एडजस्ट कर दिया, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं एक तरीके से, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसके अलावा और भी जो है कंसिडरेशन का पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये भी यूज होगा, काफी जगह यूज होगा। इसका भी एक अलग ही ट्रीटमेंट निकल के आता है, जब कोई सर्विस को हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स या कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, तो ये हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे कि किस टाइम पे जो है जीएसटी लेवी होगा, तो वहां पे हम इसका यूज पढ़ेंगे, वहां पे अलग ही सेक्शन है इसके कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के, सब कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के।
तो कंटीन्यूअस सप्लाई जहाँ पे रेगुलर फ्लो पे सप्लाई हो रही है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है माल, तो उस टाइम पे जो है उसका कब जो है जीएसटी उसका वो गवर्नमेंट को कब जीएसटी लेना है, वहाँ पे उस सेक्शंस में रेफर करेंगे। लेकिन कंटीन्यूअस सप्लाई कहते किसको हैं, वो हम यहाँ पे रेफर करेंगे। ऐसी सप्लाई supply of goods which is provided or agree to be provided continuously or on recurring basis continuously supply हो रही है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हर महीने आ रही जा रही है, आई जा रही है, कंटिन्यूस आ रही है ना। आईजीएल अगर किसी के यहाँ पाइपलाइन लगी है तो वहां पे गैस उस पाइपलाइन से आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो रही है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई हुई जा रही है, हुई जा रही है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जब हम कनेक्शन लेते हैं इनका, तो एक हमसे जो है हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे अंडरटेकिंग वगैरह वहाँ सारी टर्म एंड कंडीशन हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फिल आउट करते हैं। तो हमारे लिए ये क्या होगी, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, लगातार सप्लाई हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। इसका टैक्सेशन ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम चैप्टर्स में देखेंगे। यहाँ डेफिनेशन पार्ट में हम बात करेंगे कि कंटीन्यूअस सप्लाई क्या है। कंटीन्यूअस सप्लाई ऐसी है जो कंटीन्यूअसली और रिकरिंग बेसिस पे हमें सप्लाई होती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल ये वेदर और नॉट बाय वीन ऑफ वायर, चाहे वायर के थ्रू हो, केबल के थ्रू हो, पाइपलाइन के थ्रू हो, अदर कंडक्ट किसी भी तरीके से हो, चाहे इसके अलावा हो, वेदर और नॉट यहाँ पे लिखा गया है, चाहे इस तरीके से हो, वायर के थ्रू सप्लाई हो रही है, केबल के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, जो हमने एग्जांपल लिया उसके लिए कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू हो गई, केबल के थ्रू सप्लाई हो रही है, या गैस का एग्जांपल लिया हमने, पाइपलाइन के थ्रू से जो है हमारे को कंटिन्यू सप्लाई हो रही है। फॉर द सप्लायर इनवॉइस द रेसिपिएंट ऑन अ रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस। ऐसा तो नहीं है ना कि सप्लाई हर टाइम आती रहती है तो इनवॉइस भी हर टाइम आता रहता है। एक पीरियड टेन्योर डिसाइड हो जाता है कि मंथली बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी इतनी कंज्यूम हुई है, इतना बिल है, या आपकी गैस इतनी यूज हुई है, इतना इसका बिल है। तो एक स्पेसिफिक उसका पीरियड डिसाइड हो जाता है 1 महीने का, जितना भी उसका उसका जो है टाइम डिसाइड हो, उस टाइम के हिसाब से जो है उसका बिल आता है। तो वो जो है उसको हम क्या कहेंगे, जो लगातार आई जा रही है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसका एक टेन्योर के बाद उसका बिल आ रहा है, उसको हम कहेंगे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है? उसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसे ही कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, वो गुड्स हो गया, वहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो रही है। और अब हम कहेंगे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस किसको कहेंगे? कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए हम एग्जांपल लेंगे कि ऐसी सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटीन्यूअसली और रिकरिंग बेसिस। सेम उसी तरीके से जहाँ पे ऊपर गैस वगैरह, जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी और आईजीएल की गैस मूवमेंट हो रही थी, वहाँ पे गुड्स की उसमें यूज किया गया। और यहाँ पे हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या कहेंगे, मान लेते हैं कि हमने कोई कोचिंग क्लास ली, जो कि कोचिंग क्लास हमारी 4 महीने चलनी है। वो हमारी क्लास जो है 4 महीने का बैच है वो। ठीक है? तो 4 महीने वो लगातार चलेगा, अल्टरनेटिव डेज़ में या रोज़ चलेगा, जैसे भी चलेगा, वो लगातार सर्विस हो रही है। ठीक है? विद पेमेंट शेड्यूल, उसके उसका पेमेंट शेड्यूल भी होगा कि इतने-इतने टाइम में जो है इतनी-इतनी पेमेंट कर दी जाएगी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? कि 4 महीने का बैच है, 1-1 महीने में आप इतनी-इतनी पेमेंट कर दो। कहीं में एडवांस पेमेंट भी होएगी, जिस तरीके से भी पेमेंट होएगी, उसका पेमेंट का शेड्यूल होगा, एडवांस पेमेंट हो जाएगी या 1-1 महीने में पेमेंट होगी, जो भी टर्म डिसाइड होता है, वो तो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड। इसमें जो सर्विस के केस में है, यहाँ पे पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ होना चाहिए। जो सर्विसेज़ का है, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए जो सप्लाई का टाइम है, वो 3 महीने से ऊपर होना ज़रूरी है। अगर 3 महीने से कम है, तो वो कंटीन्यूअस सप्लाई नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिया बैच का, 4 महीने का बैच का एग्ज़ाम्पल लिया। ये 4 महीने बैच चलेगा, तो हमारे जो है और पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन, उसमें जो है कुछ ना कुछ पेमेंट, चाहे वो एडवांस में हो, चाहे वो पीरियड बेसिस पे हो, जो है पेमेंट बेसिस होनी चाहिए, मीन्स पेमेंट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन अ रेगुलर इंटरवल। उसका पीरियड डिसाइड होना चाहिए कि कब-कब पेमेंट जो है आएगी। सर्विस सर्विस सेक्टर है, तो कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, वहाँ पे 3 महीने से ऊपर उसकी सप्लाई होनी चाहिए लगातार, तो वहाँ पे जो है उसको कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट डेफिनिशन है सेक्शन 2 क्लॉज़ 34 में, कन्वेंस। कन्वेंस इंक्लूड वेसल, वेसल भी एयरक्राफ्ट और व्हीकल। रोड से हो सकता है, रेल से हो सकता है, कैसे भी, ये कन्वेंस की एक छोटी-सी डेफिनिशन है। डीम्ड सप्लाई, डीम्ड सप्लाई को वैसे हम सेक्शन 147 में कवर अप करेंगे। डीम्ड सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट को। तो डीम्ड एक्सपोर्ट फिर भी होता क्या है? थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि कौन से केसेस, कुछ केसेस तो एक्सपोर्ट ही मान लिए जाते हैं, कुछ होते हैं जो जिसको माना जाता है एक्सपोर्ट।
उसको माना जाएगा। वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं है, मतलब वो इंडिया से बाहर माल नहीं जा रहा है, लेकिन उन केसेस को भी डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है और एक्सपोर्ट के बेनिफिट जो मिलने हैं उसको, कुछ बेनिफिट्स उसको दिए जाते हैं। तो डीम्ड एक्सपोर्ट मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स एज मे बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147। वो क्या किस तरीके के होते हैं? हेयर गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, देखो वही बातें लिखी हुई है ना जो हमने कल पढ़ी थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है? वो जगह बहुत जगह यूज होंगी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। नोटिफाई सम सप्लाईज एज डीम्ड एक्सपोर्ट, बहुत सी सप्लाई को वहां पे डीम्ड एक्सपोर्ट कैटेगरी में जीएसटी काउंसिल उसको रिकमेंड करके जो है उसको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। जैसे कि कौन कौन सी है? अगर हम 100% ईओयू को सप्लाई करते हैं या एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स को, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स हम रेफर करेंगे ये सारी डिटेल में। अ, इसको हम डिटेल में बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि ईओयू को सप्लाई कैसे होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के लिए क्या बेनिफिट है, एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है, इसकी क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसको हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। और इनको जब हम सप्लाई करते हैं, अभी एक टर्म याद रख लो बस आप कि अगर हम 100% ईओयू, एक नाम याद रख लो, अगर हम इनको सप्लाई करते हैं तो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाता है। अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स सप्लाई करते हैं उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाता है। अगर हम एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत जो है सप्लाई करते हैं तो उसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया जाता है। और जैसे ही ये डीम्ड एक्सपोर्ट मानेंगे तो उसको जो है बेनिफिट दिए जाएंगे। अभी इतना टर्म याद करिए क्योंकि इसका रेलेवेंस जब आएगा उसको हम डिटेल में वहां पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? डीम्ड डेफिनेशन, डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया कि जहाँ पे बेनिफिट देना है, एक्सपोर्ट नाम से ही पता लग गया, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट में बेनिफिट मान रहे हैं, इसमें एक्सपोर्ट है तो इसको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। बेनिफिट देने के लिए इसको जो है ये 100% ईओयू में सप्लाई हुआ तो भी बेनिफिट मिलेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है तो भी बेनिफिट मिलेगा, एडवांस ऑथराइजेशन है तो भी इसको बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ, इसको इसको भी बहुत अलग से इसके प्रोविजंस हैं, सेक्शन 9(5) वगैरह हम करेंगे तो हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर किसको कहेंगे? एनी पर्सन वो ऑपरेट्स और मैनेज डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अमेज़न से ऑर्डर कर लेते हैं हम, आज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है? ओला, उबर मंगा लेते हैं, अर्बन क्लैब से कुछ वो सर्विसेज ले लेते हैं। तो ये सब जो ऐप्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब कौन है? ये सब ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जो कि एक डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोई खुद इन्होंने सामान नहीं है इनका ये किसी पर्सन से ये जो है इनका काम क्या है? ऑर्डर प्लेस होगा, ऑर्डर प्लेस इनके पास ऑर्डर आएगा, ये आगे से वहाँ से जो है सप्लायर से लेके आपको दे रहे हैं। इनके अपने गुड्स नहीं होते, ये मैनेज कर रहे हैं, ये एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे जो है एक बायर और एक सेलर को जो है मिला दिया जाता है। एक बायर जिसकी नीड है, एक सेलर जिसको बेचना है, दोनों को मिला दिया जाता है। इसको कहते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अभी हम जो है डेफिनिशन पार्ट में है, तो इसको इतना ही करेंगे। इसका ट्रीटमेंट, टैक्सेशन ट्रीटमेंट जो है काफ़ी अलग-अलग है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर। ई-कॉमर्स ऑपरेटर के तो बहुत अच्छे-अच्छे प्रोविजंस निकल के आएँगे। सेक्शन 2 क्लॉज़ 47 बात करता है एग्जेम्प्ट सप्लाई की। जब हमने ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर की बात करी थी, तो वहाँ पे जो हमने नीचे डायग्राम फॉर्म में बात करी थी, तो वहाँ पे मैंने कहा था 247 को हम बाद में टेक केयर करेंगे, तो अब उसका टाइम आ गया है 247, जो कि जब हमने ऊपर डिस्कशन किसकी करी थी? एग्रीगेट टर्नओवर की, तो यहाँ पे हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये जो बात थी, यहाँ पे हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई को भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट मान लिया था। लेकिन एग्रीगेट एग्जेम्प्ट सप्लाई में कौन-कौन आएगा, वो अब हम बात करेंगे। जहाँ पे बात करते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई में, जो कि अंडर सेक्शन 11 में जोन-सी सप्लाइज़ एग्जेम्प्ट होंगी, वो आ जाएँगी। जिसका निल रेटेड होगा, वो होगा, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। आइए नीचे चलते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं कि निल सप्लाई कौन-सी, निल रेटेड कौन-सी रहेगी, नॉन जीएसटी कौन-सी रहेगी, और जो है तीसरी कौन-सी है हमारी? नॉन जीएसटी और एग्ज़म्प्ट निल रेटेड हो गई। कहाँ चला गया ये? हाँ, एग्ज़म्प्ट सप्लाई जिसमें हम वोली एग्ज़म्प्ट और जो है निल रेटेड और नॉन टैक्सेबल 3 सप्लाई हमारी यहाँ पे कवर हो जाएँगी। निल रेटेड कौन-सी होगी? जैसे हमें पता है कि जैसे जीएसटी का हमारा रेट रहता है 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरीके से रेट चलता है। ऐसे ही कुछ ऐसे गुड्स हैं जहाँ पे 0% का रेट है। जहाँ पे रेट है, जहाँ पे रेट डाला गया है लेकिन रेट आगे क्या लिखा हुआ है? 0, तो वहाँ पे उसको हम कहेंगे निल रेटेड, ठीक है?
वो नील रेटेड हो गया, और नील रेटेड जो होगा वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में माना जाएगा। दूसरा आता है वोली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे गवर्नमेंट ने सेक्शन 11 में पावर दी है कि कई जो गुड्स हैं अगर उसको एग्जेम्प्ट करने की जरूरत है उसको वहां पे एग्जेम्प्ट किया जाता है। एग्जेम्पशन जो है वो पार्शियली एग्जेम्पशन भी हो सकती है, फुल्ली एग्जेम्पशन भी हो सकती है। किसी का एग्जिस्टिंग रेट है, मान लो इसका किसी का एग्जिस्टिंग रेट है 12%, और वो उस प्रोडक्ट को एनकरेज करने के लिए इसको जो है इसको एग्जेम्प्ट करना है, तो वहां पे इसका जो एचएसएन होगा वहां पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, और वहां पे कह देंगे कि इस डेट से इस कॉमोडिटी का जिसका एचएसएन ये है इसका अब रेट जो है 0 हो जाएगा। तो वहां पे उसको क्या करा गया, उसका एग्जिस्टिंग रेट 12 ही है लेकिन उसको वोली एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसको वोली एग्जेम्प्ट कर दिया। जब उसको वोली एग्जेम्प्ट कर देंगे तो वो एग्जेम्प्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको पार्शियली एग्जेम्प्ट किया है, मान लो ये 12% का रेट है और कह दिया इसको 50% इसको एग्जेम्प्ट कर दो, तो 50% इसको एग्जेम्प्ट कर दिया तो इसका जो अब रेट लगेगा 6% का रेट लगेगा। 12% का इसका एग्जेम्प्टेड रेट, 12% का इसका एक्चुअल रेट, और एग्जाम्पशन कितनी मिली इसको, 50% की एग्जाम्पशन मिली, तो इसका अब रेट क्या लगेगा, 6% का इसका रेट लगेगा। तो रेट 6% का रेट लग रहा है तो ये एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में तभी आएगा जब 100% उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, वोली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो वो जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट हो जाएगा। नील रेटेड 0 लग रहा है, वोली एग्जेम्प्टेड में भी 0 लग रहा है, इसलिए क्योंकि टैक्स कुछ नहीं मिलना गवर्नमेंट को, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेके चल रहे हो कि वहां पे टैक्स नहीं मिलना। जिस केसेस में टैक्स नहीं मिलना, चाहे वो नील रेटेड हो मतलब उसका रेट ही 0 हो, या उसका रेट कुछ हो लेकिन उसको 0 कर दिया हो, वाई एग्जाम्पशन। समझ आ रही है दोनों में फर्क? तो एक में नील रेटेड में रेट ही 0 है, एक में रेट तो है कुछ 12 लेकिन उसको 12 से 0 कर दिया एग्जाम्पशन के थ्रू। एग्जेम्पशन दी गई उसको नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई करके उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। और तीसरा आता है एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है, कल हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था वहां पे हमने 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करी थी, पेट्रोल, डीजल, हाई स्पिरिट, जो ये सारी थी, एविएशन एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल, ये सारी चीजें हमने जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखे थे, तो वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और साथ में अगर हम बात करें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो कि डेफिनेशन से ही बाहर है जीएसटी की, आर्टिकल 366(12) ए हमने जो कल डिस्कस किया था, 366(12) ए डेफिनेशन में जीएसटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जहां पे लिकर के केस में उसको एग्जेम्प्ट किया गया था, लिकर के लिए तो आर्टिकल को ही अमेंड करना पड़ेगा, हमने बात करी थी। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को पे जीएसटी लाने के लिए जीएसटी काउंसिल की सिर्फ रिकमेंडेशन चाहिए, तो पेट्रोल पे भी जीएसटी लग सकता है। लेकिन एज ऑन डेट अभी क्या होता है, इन सब पे क्या लगता है, स्टेट वैट लगता है। अल्कोहलिक लिकर में कहें तो स्टेट वैट के साथ स्टेट एक्साइज लगता है। ये हमने कल सारी चर्चा करी हुई है, हल्का सा हिंट ले रहा हूं मैं इसका, डिटेल में हमने कल डिस्कस किया है ये सारी बात। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी है, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई पर्सन जो है वो टैक्सेबल ये जो है ऐसी सप्लाई करता हो जिस पे जीएसटी लग रहा है, और कुछ ऐसी सप्लाई करता हो जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आ रही हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या होगा, तो वहां पे जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो उसकी एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी, वो उसकी एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी। एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगी तो मतलब वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगी। एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं एक एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है जहां पे जिसके पास ये बियर्स या अल्कोहल का भी लाइसेंस है। एक रेस्टोरेंट है जिसका अल्कोहल का भी लाइसेंस है, और साथ में इसके अलावा वो फूड्स वे सप्लाई करेगा, वो खाना भी देगा, अल्कोहल भी अल्कोहल जो ऑर्डर करेगा अल्कोहल भी देगा। ठीक है, अब अल्कोहल के केस में जीएसटी नहीं लग रहा। ठीक है, अल्कोहल में जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही डेफिनेशन से बाहर किया हुआ है। लेकिन जो बाकी वो सप्लाई कर रहा है, बाकी जो चीजें दे रहा है उस पे जीएसटी लगना है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, क्या वो लिकर, क्या वो जो लिकर सप्लाई कर रहा है कि तो वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी, वो लिकर की सप्लाई भी उसकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई,
एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है, एग्जाम सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है, ये तीनों की तीनों जो सप्लाई है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है। मैं दोबारा लेके चलता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसको ये हमने यहाँ डिस्कस किया था। ये एग्जाम्प्ट सप्लाई अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 47 जो है एग्रीगेट टर्नओवर के इंक्लूडिव में आ रही है, मीन्स पार्ट में आ रही है, ठीक है ना, ये मीन्स पार्ट में है ना ये, तो यहाँ पे ही नॉन टैक्सेबल है। अगर हम इसको कहें यहाँ पे ही ये लिकर है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं लिकर, तो लिकर जो है एग्रीगेट टर्नओवर में आ गई। तो ऐसे केसेस में जब उसकी बैलेंस शीट बनेगी उस रेस्टोरेंट की, तो वहां पे जो उसकी एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे जब वो जीएसटी के लिए, क्योंकि उसने जीएसटी की भी रजिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि वो लिकर के अलावा, जिसमें लिकर में जीएसटी नहीं लग रहा लेकिन बाकी स्टेट वैट वगैरह लगा रहा होगा वो, लेकिन उसके अलावा वो बाकी आइटम पे जीएसटी लगा रहा होगा, बाकी जो वो फूड वगैरह देगा उस पर जीएसटी लगाएगा। तो वहाँ पे उसकी जब वो देखेगा कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है उसकी कंपनी की, तो वो उसमें लिकर को भी, लिकर की जो सप्लाई होगी उसको भी ऐड करेगा, ठीक है? इसलिए एग्जम्प्ट सप्लाई में एग्जम्प्ट सप्लाई निल रेटेड भी इंक्लूड होती है। एग्जम्प्ट सप्लाई में जो नोटिव वोली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 वोली एग्जम्प्टेड जो होगी वो भी इंक्लूड होगी, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो होगी वो भी इंक्लूड होगी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनिशन। राइट, दोबारा चलते हैं। एग्जाम टर्नओवर आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। एग्जाम टर्नओवर के अगर हम बात करें तो तीन चीजें इसमें इंक्लूड होनी है, निल रेटेड, होली एग्जाम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, राइट। तो यही आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन टोटल 3 कैटेगरी कवर्ड अंडर एग्जाम्प्टेड सप्लाई। नेक्स्ट में मूव करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 48 जो कि एग्जिस्टिंग लॉ की डेफिनेशन बताता है। एग्जिस्टिंग लॉ जैसे कि हमारा जीएसटी 1 जुलाई से आया, तो एग्जिस्टिंग लॉ के रिगार्डिंग भी कुछ प्रोविजंस है कि एग्जिस्टिंग लॉ में जो बेनिफिट पड़ा होगा, किसी का वैट का क्रेडिट पड़ा हुआ है, किसी का एक्साइज का क्रेडिट पड़ा होगा, या मतलब एक तरीके से उसका जो है एक्साइज का क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे जीएसटी में कई बार क्या होता है कि परचेज ज्यादा हो गई, सेल कम हो गई, तो हमारे पास एक्सेस पड़ा होता है ना, ऐसे ही हो सकता है। 1 जुलाई 2017 को आया, तो 30 जून तक क्या था, पुराना लॉ था, तो 30 जून तक हो सकता है कि एक्साइज में भी सेट रिटर्न होता है, हमने डिस्कस किया था। वैट में भी वही तरीका होता है, एक्साइज में भी वही तरीका था, और सर्विस टैक्स में भी वही तरीका था। तो वहां पे तीनों में क्रेडिट हो सकता है, हो सकता है एक्साइज का कुछ क्रेडिट पड़ा हो सकता है वैट का कुछ क्रेडिट पड़ा हो 30 जून 2017 को, हो सकता है सर्विस टैक्स का क्रेडिट पड़ा हो, राइट। तो उसका क्रेडिट जो है वो जीएसटी में क्रेडिट मिलना चाहिए, वो क्रेडिट वेस्ट तो जाने नहीं देगी गवर्नमेंट, ये तो नहीं कहेगी वो जो जीएसटी जो आपको पुराना लॉ में क्रेडिट पड़ा था उसको भूल जाओ, उसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा। तो उसका क्रेडिट के प्रोविजन थे, ट्रांजिशनल प्रोविजन कहते हैं हम उसको, कि 30/6 को जो प्रोविजन थे, 30/6 को जो आपके पास जो क्रेडिट पड़ा था, उसको क्रेडिट को आप एक साथ को जीएसटी में जो है क्रेडिट ले सकते हो, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन, राइट। तो स्टार्टिंग के लिए ट्रांजिशनल प्रोविजन जो है काफी इंपॉर्टेंट थे, जहां पे पुराना क्रेडिट को जो है जीएसटी के अंदर लेना था। यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉ की में वो यही बात करता है, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशनल प्रोविजन में इसके बारे में लिखा हुआ था कि ट्रांजिशनल प्रोविजन में एग्जिस्टिंग लॉ में जो क्रेडिट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ था। तो एग्जिस्टिंग लॉ की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी है। एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स एनी लॉ, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब एक्साइज ड्यूटी की बात कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी की बात कर सकते हैं, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पास्ड और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। जीएसटी आने से पहले जो लॉज एनफोर्स थे वो जो है उन सबको क्या कहा जाएगा, एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है, राइट। आगे बढ़ सकते हैं। फंड, जब हम रिफंड चैप्टर पढ़ेंगे, रिफंड के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिफंड चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकली इसको देखें तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रिफंड फ्रेम गवर्नमेंट से पैसा किस तरीके से आप जीएसटी रिफंड ले लोगे, उसका प्रोसेस जानना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो रूल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने चैप्टर बनाया है उसमें साथ साथ इसके रेलिवेंट रूल्स भी डाले हैं, यहाँ पे रूल्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे चैप्टर्स के रूल्स जरूरी है वहाँ पे साथ साथ रूल्स भी इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, ताकि रूल्स को भी जो है साथ साथ पढ़ा जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज ना रहे हमारी। इसलिए इसमें बहुत एफर्ट लगे हैं इसको इसको डिजाइन करने में। इसको हमें समझना, जितना अच्छे से समझ लें उतना हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, थ्योरी तो कुछ, एग्जाम्स तो बहुत छोटी चीज है उसके बाद, एग्जाम्स तो हो ही जाना है। बस ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इतना यूजफुल रहेगा कि कोई चीजें होंगी वो हम इजीली जो है उसको कोरिलेट कर लेंगे कि हाँ यार ये तो यहाँ पढ़ा था हमने, रजिस्टर खोला उसको देखा और फॉलो कर लिया, बहुत हेल्पफुल रहेगा उसके बाद।
फंड की बात जो है हमें रिफंड चैप्टर में यूज़ होगी, जहाँ पे रिफंड वो कहेगा कि रिफंड कुछ केसेस में जो है जहाँ जहाँ पे वो कहेगा कि रिफंड का अमाउंट जो रिफंड क्लेम कर रहा है उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में उसका जो है रिफंड का अमाउंट डाल दो। और फिर उसके बाद वो कहेगा कि कई केसेस में कंज्यूमर वेलफेयर फंड की जगह जो है उस पर्सन का जिसका रिफंड है उसको दे दो। तो वहाँ पे इसका यूज़ आएगा जब हम सेक्शन 57 पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में पढ़ेंगे रिफंड चैप्टर के अंडर। तो वहाँ पे फंड वर्ड लिखा हुआ है तो फंड का मतलब है कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो सेक्शन 52 में गुड्स, मैंने कहा था कि गुड्स और सर्विसेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि गुड्स क्योंकि जीएसटी की डेफिनिशन ही कहती है जीएसटी मीन्स सप्लाई ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लाई होनी ज़रूरी है, अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। गुड्स या फिर सर्विस या फिर बोथ, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना तो ज़रूरी है, तभी जीएसटी मिल पाएगा। तो गुड्स का क्या डेफिनिशन है? वो कहता है गुड्स के लिए एवरी काइंड ऑफ, एवरी, इसने ना अपना स्कोप बहुत बढ़ा दिया यहाँ पे ये वर्ड यूज करके, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुड्स बन जाएगी। अब माइंड में आप कोई भी आइटम अब अज्यूम कर लो तो आपको काफ़ी चीज़ें जो भी मूवेबल आइटम निकल के आएगी आपके माइंड में जो थॉट पे जो भी आइटम इमेजिन करोगे वो आपको गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ करा गया है, तो यहाँ पे कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप माइंड में वो करो वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाता है। अब जब हमने इतनी सारी माइंड में हमारी कुछ चीज़ें आ गई और वो गुड्स बन जा रही हैं, तो अब हमें एक्सेप्शन में आना है, तो एक्सेप्शन में आएँगे तो वो कहता है अदर देन मनी और सिक्योरिटी। अदर देन मनी और सिक्योरिटीज़। हमने किसी से कोई आइटम ली, हमने फर्नीचर लिया, तो हमने गुड्स लिया, हमने गुड्स लिया, ठीक है? जीएसटी लगेगा। हमने बदले में क्या दिया? मनी दी। गुड्स लिया, मनी दी। गुड्स लिया जीएसटी लगेगा, मनी दी फिर भी जीएसटी लगेगा। हमने ₹100 पे जीएस ₹100 प्लस हमने कोई आइटम ली, हमने पेन लिया मान लो 100 प्लस जीएसटी, तो हमने उसके ऊपर ₹118 पे करे। अब हमने 118 पे करेंगे, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? नहीं, वो एक्सक्लूजन, मनी इज़ नॉट गुड्स। ऐसे ही हम डेफिनिशन सर्विस की देखेंगे, सर्विस में भी जो है मनी को जो है एक्सक्लूड, इसलिए मनी की जो सप्लाई होगी, मनी जो फॉर्म जहाँ पे मूवमेंट होगी, उस पे जो है जीएसटी नहीं बनेगा। ऑब्वियसली कंसिडरेशन है वो एक कंसिडरेशन है, हम कुछ लेने के लिए मनी पे कर रहे हैं, इसलिए मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक कैसे भी हो सकता है वो तो, लेकिन वो जो है गुड्स नहीं माना जाएगा और जब हम सर्विस देखेंगे वहाँ पे वो सर्विस भी नहीं आएगा, इसलिए उस पे नहीं लगेगा। लेकिन जो हम माल जो हम ले रहे हैं, जो बाकी चीज़ें जो हम ले रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं, वो जो है गुड्स की डेफिनिशन में आ जाएगा। और इसमें अब क्या इंक्लूड किया गया? इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स अटैच देयरटू। एक्शनेबल क्लेम की सबसे पहली डेफिनेशन थी। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको मैं रेफर करा देता हूँ। वहाँ पे एक्शनेबल क्लेम के बारे में जब वो कहता है कि एक्शनेबल क्लेम शैल, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सबसे पहली डेफिनेशन एक्शनेबल क्लेम की है, शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड इन सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में जो है एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है, वो कहता है एज इट इज जो वहां लिखा गया है वो ही एक्शनेबल क्लेम माना जाए। अब वहां क्या लिखा गया है? एक्शनेबल क्लेम कहता है वो ऐसा क्लेम, देखो वर्ड अगर हम इस वर्ड को बांटे ना काफी डेफिनेशन हमें इस व्यू से भी क्लियर हो जाती है अगर हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसको अगर हम तोड़ दें तो। एक्शनेबल, एक्शनेबल मतलब हम कहीं ना कहीं उसको एक्शन उसके रिगार्डिंग कोई स्टेप ले सकते हैं। क्लेम, क्लेम मतलब जैसे क्लेम से जैसे इंश्योरेंस क्लेम हम ले रहे हैं मतलब हमारे पास राइट है एक, हम उसका प्रीमियम पे करते हैं, हमारे पास प्रीमियम पे करके क्या आ जाता है, जैसे मान लो हमने हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया मान लो, ठीक है? अब हेल्थ इंश्योरेंस हमें कोई दिक्कत हो गई, हम हम एडमिट हो गए लगा लो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हम हॉस्पिटल में हमने हमने प्रीमियम दिया है, हमने प्रीमियम दिया हुआ है उसका, हमारे पास प्रीमियम देके क्या हो जाता है, हमारे पास उस वैल्यू का मान लो 10 लाख का हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम है, उसका हमने 20,000 मान लो हमारा प्रीमियम बनता था। हमने प्रीमियम दिया, हमारे पास उस 20,000 से क्या आया, उस 10,000 का को क्लेम करने का राइट आया। उस 10,000 के खर्चे को क्लेम करने का राइट आया, जो कि कहता है अगर आपके पास ऐसा कुछ हो जाएगा आपको, तो आप 10,000 तक का जो है राइट ले सकते हो, 10,000 तक का क्लेम कर सकते हो। तो वो क्लेम करने की जो पावर हमें मिली, उसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम।
इजी वर्ड में अगर समझो, जो हमने इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया है, इस तरीके से हमारे पास अगर किसी चीज का राइट है क्लेम करने का, हमने लॉटरी खरीदी और बाय चांस लॉटरी निकल गई। अब हमारे पास लॉटरी निकल गई हमारे पास, तो हमारे पास एक जो लॉटरी की स्लिप है, वो स्लिप जो है हमारे पास क्या है? हमारे पास क्लेम राइट मिल गया हमें। तो वो हमारे पास एक्शनेबल क्लेम है, अब हम उसको क्लेम कर सकते हैं। हमारे पास राइट हो गया, हम एनफोर्स नहीं है, हमारे पास राइट मिल गया, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो ऐसे केस में क्या हो गया? वो एक्शनेबल क्लेम हो गया, जहाँ पे हमें राइट मिल जाता है। आइए वापस चलते हैं डेफिनिशन चैप्टर पे। अब हमने उस पे गुड्स की डेफिनेशन में, जहाँ हम एक्शनेबल क्लेम अगर हमें कुछ मिलता है, वहाँ पे वो भी जो है इंक्लूड हो जाता है किसमें? गुड्स में। अभी इतना ही ध्यान रखेंगे, अभी हम जब शेड्यूल 3 करेंगे सेक्शन 7 के साथ, वहाँ पे एक्शनेबल क्लेम को हम और डीप में देखेंगे। वहाँ पे कुछ एक्शनेबल क्लेम को ही रखा जाता है, उसके अलावा एक्शनेबल क्लेम को जो है हटा दिया जाता है। बाकी डिटेल में डिस्कशन उस चैप्टर में होगी इसकी, अभी हम इतना ही करेंगे कि एक्शनेबल क्लेम क्या है, सिर्फ रेफरेंस के लिए, राइट? कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। बट्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ठीक है? एक्शनेबल क्लेम और आगे बात होनी है इसकी, ठीक है? वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शन 7 करेंगे उसका, वहाँ पे चर्चा होगी इसकी। ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग अटैच देयर टू, मतलब जो हमने मूवेबल, अभी हमने खाली मूवेबल कंसिडर किया था। अब मूवेबल हमने इतना जब जो माइंड में सोचा, हमारे पास मूवेबल में आ रहा था, वो हमसे कह रहे थे अरे ये भी गुड्स है, अच्छा ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है, सारी चीजें गुड्स में आ रही थी, एक्सेप्ट इमूवेबल, एक्सेप्ट इमूवेबल। अब इमूवेबल गुड्स में नहीं है, लेकिन इमूवेबल का कुछ पार्ट, मान लो किसी हमारे पास कोई खाली जगह पड़ी थी, वहां पे कोई क्रॉप्स उग गई, अपने आप उग गई, हमने वो क्रॉप्स को काटा और बेच दिया। तो वो क्रॉप्स को काटा और बेच दिया, वो ग्रोइंग क्रॉप, जो ग्रोइंग क्रॉप ग्रास वगैरह ये सब जो अराइज हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी में हुई है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में हुई है, लेकिन ऐसे को भी गुड्स में कवर अप कर दिया। मूवेबल के साथ साथ इमूवेबल के एक पार्ट को जो है कंसिडर कर दिया गुड्स की डेफिनेशन, राइट? समझ आ गई? अब ये जो ग्रीन पार्ट है, इसको यही है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रेड वाले में एक्सेप्शन आ गई, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूड क्या करेंगे? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग अटैच्ड देयर टू। इसके बाद जीएसटी प्रैक्टिशनर, सेक्शन 2 क्लॉज 55, जीएसटी प्रैक्टिशनर को कुछ राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो जो है जीएसटी के लिए जो है काम कर सके। तो कोई भी पर्सन, मींस एनी पर्सन हु हैज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 48 टू एक्ट एज अ प्रैक्टिशनर, ठीक है? इसके लिए कोई एग्जाम्स भी होते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर के। सेक्शन 48 जब हम डील करेंगे तो वहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं। इसके लिए इसके बाद हमारे पास एक नंबर मिल जाता है हमें जीएसटी के थ्रू, कि हम एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं और जीएसटी के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जीएसटी, इसको जब हम सेक्शन 48 करेंगे वहां पे इसको डील करेंगे। अब सेक्शन क्लॉज 56 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 56 के अंदर इंडिया की बात करी गई है। इंडिया क्या है? इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी तो हम माइंड में, जब हम इंडिया माइंड में आता है तो इंडिया का मैप माइंड में आता है, इंडिया का मैप माइंड में आ गया। अब इंडिया का मैप जो है आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां लिखा गया है आर्टिकल 1 में। यहाँ वहां पे साथ में क्या है? टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, सीव्ड एंड सबसॉइल अंडरलाइन। इसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये इंडिया के पार्ट को, जो हम माइंड में अभी मैप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी एम्बिट को और बढ़ा देता है, क्योंकि उसके बाद क्या आता है? पानी पानी हमें दिखता है, मैप में पानी पानी दिखता है। तो वो जो हमें पानी दिख रहा है, कि वो पानी एक दूसरा देश, नीचे श्रीलंका आ रहा है, यहाँ इंडिया आ रहा है, नीचे श्रीलंका आ रहा है, कहाँ तक इंडिया माना जाएगा? क्या उस मैप में जो हमें लाइन दिख रही है वहीं तक इंडिया माना जाएगा, और जो बाद में जो श्रीलंका दिख रहा है वो श्रीलंका माना जाएगा? और उसके बीच का जो पानी है, क्या वो इंडिया में भी नहीं है, क्या वो श्रीलंका में भी नहीं है? तो इस चीज को क्लैरिटी करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी के लिए, यहाँ पे जीएसटी के लिए हम इंडिया का दायरा कितना मानेंगे, उस पानी में से भी कितना दायरा हम इंडिया का मानेंगे। तो आइए देखते हैं उसको एग्जाम्पल